राम राम। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, संसद में जो हुआ और राहुल गांधी ने जो चरित्र जो उनका सामने आया है वह देश को शर्मसार कर गया है, लोकतंत्र को शर्मसार कर गया है। लेकिन फिर भी डिबेट वगैरह में कांग्रेसी प्रवक्ता जो हैं वह बेशर्मी पर उतारू हैं। राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए वो तर्क कुतर्क कुछ भी बोले जा रहे हैं। इसी विषय को लेकर के आज तक पर अंजना ओम कश्यप के साथ जो डिबेट थी, सुधांशु त्रिवेदी, आशुतोष वही वामपंथी आशुतोष, अभय दुबे कांग्रेस प्रवक्ता और अरविंद वाजपेयी है एलजेपी के प्रवक्ता। डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी ने अंबेडकर सम्मान, संविधान और अंबेडकर ने इस्तीफा क्यों दिया था नेहरू मंत्रिमंडल से, जब इसका खुलासा किया, कांग्रेसी प्रवक्ता के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। अभय दुबे यह कह रहे थे कि नेहरू ने अंबेडकर को सम्मान दिया है, उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था। इस झूठ का पर्दाफाश सुधांशु त्रिवेदी ने किया और कहा कि चेयरमैन संविधान सभा जो थी उसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और अध्यक्ष बना दिया नेहरू ने अंबेडकर जी को। यानी कि नेहरू जो थे वही सब कुछ थे और जो अध्यक्ष था उसका कुछ नहीं पावर था। इसके बाद अभय दुबे का मुंह जो है वो लटक गया। पूरी डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस द्वारा अंबेडकर जी का जितना अपमान किया गया है, एक एक धागे को खोल कर रख दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने यह बताया कि किस प्रकार से अंबेडकर जी को चुनाव नहीं जीतने दिया नेहरू ने और जाकर के अंबेडकर जहां से चुनाव लड़े थे वहां से प्रचार किया और उनको हराने का काम किया। नेहरू ने अंबेडकर को हराने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। 14 से 15 हजार वोटों से चुनाव हार गए, बल्कि यूं कहें कि हरवा दिया गया और उस चुनाव में 74,000 वोट इनवैलिड हुए। आप समझिए कि कितनी बड़ी धांधली करके नेहरू ने अंबेडकर को हरवाया। और इस सम्मान की बात करते हैं। पूरी डिबेट देखिए, बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक डिबेट है। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला प्रश्न आप ही से है। सांसद जी, सवाल यह है कि कांग्रेस का यह आरोप है कि आप अंबेडकर वाले मुद्दे, बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे सांसद घायल हो गए। ये पूरा घायल और ये इंजरी वर्सेस इंजरी का जो कांड है, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए। जवाब दीजिए, माइक उठा लीजिए। बाबा साहब अंबेडकर, संसद, अपमान और इस्तीफा, इन चार शब्दों को मैं समराइज करता हूं। वो दिन था 10 अक्टूबर 1951 जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर लॉ मिनिस्टर के रूप में इस्तीफा देना चाहते थे सदन के पटल के ऊपर, मगर उन्हें सभापति ने कहा कि आप अपना स्टेटमेंट नहीं पढ़ सकते, आपको लिखित में देना होगा। तो दो सांसद, एक मिस्टर कामत और एक मिस्टर कुंजरू ने कहा कि क्या अंबेडकर जी को बयान नहीं देने दिया जाएगा। तो सभापति ने कहा हां, हमें देखना पड़ेगा कि उनके बयान में कोई सरकार को बदनाम करने वाली चीज तो नहीं है, इसलिए पहले वो लिखित में दे दें, 6 बजे के बाद विचार किया जाएगा। तो बाबा साहब ने कहा मैं ऐसी तानाशाही के आगे नहीं झुकूंगा और वो सदन से बाहर चले गए और बाद में उन्होंने अपना प्रेस रिलीज किया। और ये लिखा हुआ है बाबा साहब की सबसे ऑथेंटिक ऑटोबायोग्राफी, जो पद्म भूषण धनंजय कीर, जिन्हें पद्म भूषण इंदिरा जी की सरकार ने दिया था, उन्होंने अपनी किताब में ये पूरा विवरण लिखा है। बस साफ हो गया किसने सम्मान किया, किसने अपमान किया। और मैं दूसरा कहना चाहता हूं, 24 में क्या हुआ? हम बता रहा हूं, हमारी तो छोड़िए, इन्होंने बाबा साहब को संसद में न जाने देने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए थे। 52 के चुनाव में बाबा साहब 14,000 वोट से हारे और 74,000 वोट इनवैलिड हुए। और उसके बाद उन्होंने जाके इलेक्शन पिटीशन दायर की 24 अप्रैल 52 को। वो देश के इतिहास की पहली चुनावी धांधली थी और नेहरू जी वहां प्रचार करने गए। मैं पूछना चाहता हूं, 52 में तो इतने कम साधन थे, 543 में मुझे लगता है 40-50 सीटों से ज्यादा पे नहीं जा पाए होंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। तो किनके अगेंस्ट में गए? जो बाबा साहब के खिलाफ हमेशा से खड़े रहे और उसके बाद भी खड़े रहे। वो जब आकर आज बहुरूपिया रूप धारण करके आते हैं और फिर वो 12 सेकेंड की क्लिप देखिए, ये सारे लोग वहां उपस्थित थे जब अंदर हो रहा था भाषण। किसी ने आपत्ति की? मैं तो वहां था। इस कॉन्टेक्स्ट में किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, ना किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया, ना किसी ने कोई नारेबाजी की, ना किसी ने बहिर्गमन किया। फिर बाहर निकलने के बाद ये रात में क्या हुआ भाई
ये क्या सोरे सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल आया कि 12 घंटे के बाद 12 सेकंड का वीडियो निकाला और उसके बाद उसको सर्कुलेट करना शुरू किया? तो इनके लिए एक लाइन कहना, सीक्रेट सर्विस। भाई ये तो शक लगता है ना, या तो ये माने कि उनकी बुद्धि की ट्यूबलाइट इतनी देर में जली कि वो 2.5-3 घंटे समझ ही नहीं पाए 1.5 घंटे के भाषण में कि क्या हुआ। इसलिए एक लाइन में कहना चाहूंगा कांग्रेस के लिए, आज जो वो बाबा साहब के लिए करना चाह रहे हैं, सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। आईने में जब आप देखते हैं तो आपको वो वक्त याद आता है, उनका वही प्रश्न है कि नेहरू जी ने प्रचार किया बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, उनको चुनाव हरवाया गया, ये इन लोगों का आरोप है। आप क्या अंबेडकर के सम्मान की बात करेंगे? पहला प्रश्न। दूसरा कि बीजेपी के जो 2 सांसद घायल हैं, आपको लग रहा है कि वो फर्जी, मतलब उन्होंने जानबूझ के कुछ नाटक किया, वरना हुआ क्या? ये कह रहे हैं कि जो गृहमंत्री अमित शाह का बयान था उस दिन आप लोगों ने नाराजगी जताई नहीं, राज्यसभा में सुधांशु जी मौजूद थे। बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। अगर इस दौर में कुछ करना है तो आवाज उठाओ। सारे समूचे देश में बाबा साहब के समर्थक आवाज बुलंद कर रहे हैं। कौन सी आवाज? 1927 में बाबा साहब ने सामूहिक रूप से मनुस्मृति को जलाया और भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक संघ के ऑर्गेनाइजर में ये 30 नवंबर को 1949 को आर्टिकल लिखते हैं कि मनुस्मृति का विधान ही हमारा विधान है। बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है उसमें भारत का कुछ भी नहीं है। दूसरी बड़ी बात, अभी सुधांशु जी ने कहा कि इस्तीफा दे दिया अंबेडकर साहब ने, तो बताइए ना देश को 1951 में किस बात को लेकर इस्तीफा दिया? हिंदू कोड बिल, क्योंकि मुखरता से भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू कोड बिल पर दृढ़ता से अड़े रहना चाहते थे। वो कहते थे कि कॉमन सिविल कोड पर बात कीजिए अगर हमारे हिंदू विधानों में परिवर्तन करना चाहते हैं। उससे आहत होकर बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा दिया। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं 25 नवंबर, अभी संविधान की बहस चल रही, बहुत ही महत्वपूर्ण बहस चल रही, 75 वर्ष हो रहे हैं। 25 नवंबर को, जिस दिन हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया, बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं मैं तो सिर्फ अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए इस सदन में आना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि प्रारूप समिति में लिया जाएगा और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ये पंडित नेहरू की ओर इंगित करते हुए वो कहते हैं। पंडित नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत के संविधान के निर्माण का दायित्व दिया और इस भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए कानून मंत्री उनको बनाया। मैं पूछना चाहता हूं सर, अब आपको भी मुझे 24 में लाना पड़ेगा। एक तो ये प्रवक्ताओं को 24 में लाना सबसे बड़ी चुनौती हो गई आजकल। आप लोग इतिहास में ही रहते हैं। सर, ये एफआईआर दर्ज हो गई है राहुल गांधी जी के खिलाफ, मेरे पास उसकी कॉपी है। 24 पे आइए ना, क्या हुआ था संसद में? ये जानना चाहते हैं लोग कि क्या वाकई राहुल गांधी, जो इनका आरोप है, ये सच है कि वो जिद कर रहे थे कि नहीं जो बीजेपी के सांसद है उन्हीं के बीच से जाऊंगा? क्या चोट वजह से लगी? क्योंकि ये पूरी एफआईआर जो है उसमें यही लिखा गया है कि जानबूझकर उन्होंने फिजिकल, वॉलंटरली कॉजिंग फिजिकल इंजरी लिखा है। अंजना जी, द्वार को पर घेर कर अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैठ जाएंगे तो जाएंगे कहां से? बताइए ना। हम सदन में जाना चाहते थे, हम ये आवाज मुखरता से उठाना चाहते थे कि जो अडानी 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 करते हैं उन्हें अंबेडकर 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 जी से क्या तकलीफ है। इस सदन में हम ये सवाल खड़ा करना चाहते थे कि जब यूएस की अदालत में इंडाइटमेंट हो गया और किस बात पर हुआ कि अडानी के भतीजे को पकड़कर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कलेक्ट किए और पता लगा कि भारत में 2000 करोड़ रुपए की यह आरोप है कि रिश्वत दी गई। उस पर मैं आखिरी बात करना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए 25 नवंबर 1949 का भाषण सुनिए, आपको लगेगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार के लिए अंबेडकर जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरा संविधान आ गया लेकिन मुझे स्वतंत्रता को लेकर 3 चिंता है। एक, वो राजनीतिक दल भविष्य में अगर कोई ऐसा हो जो अधिनायकवाद के चरणों में हम अपनी स्वतंत्रता रख दें और वो संस्थाओं पर हमला करेगा तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में होगी। अगर कोई राजनीतिक दल देश के ऊपर धर्म को रखेगा तो स्वतंत्रता खतरे में होगी और कोई राजनीतिक दल मुट्ठी भर लोगों के लिए सत्ता का उपयोग करेगा तो स्वतंत्रता खतरे में होगी। जब अडानी जी 1600 करोड़ रुपए रोज कमाते और 27 रुपए किसान की आमदनी होती तो लगता है कि अंबेडकर जी की वो चिंताएं चरितार्थ हो रही। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, सिर्फ 2 लाइन का, फिर वाजपेयी जी बोलेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक उन्माद की आग में देश को झोंक देना चाहते हैं तब लगता है कि दूसरी चिंता भी अंबेडकर जी की चरितार्थ भारतीय जनता पार्टी आपने देश से ऊपर धर्म को इतिहास कर और दिया है, वर्तमान उन्माद दोनों का फैला रहे बताता हैं। हूं। गजब का भाषण देते हैं साहब। दिसंबर 1950 में जनसंघ तक नहीं बना था, कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। और मैं कहना चाहता हूं महोदय,
डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया 10 अक्टूबर 51। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नेहरू सरकार छोड़ चुके थे अप्रैल 51। आगे कुछ बोलने अरे लगते हैं हिंदू कि उनकी कोर्ट वजह बिल से पर कर रहे थे। हिंदू और कोर्ट अपने बिल का अपने विरोध अपने किया अपने श्यामा अपने प्रसाद अच्छा, अपने अपने टाइम टर्म पे, पे, अपने अपने टाइम पे। और 1949 की बात करते हैं, संघ पे तो 48-49 पे प्रतिबंध लगा हुआ था। मतलब डेट का भी नहीं ध्यान रखते कि कुछ भी आके बोलना शुरू करेंगे। और जो बाबा साहब ने बोला वो सही तो बोला था। वो दौर आया इस देश में जब एक अधिनायकवादी सत्ता ने इस तरह कब्जा कर लिया इस देश पर कि नारा लगाया गया इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो लगता मुझे आप अपनी बात कर रहे थे। और आखिर में आज की बात पे आता हूं। इन्होंने कहा जो अडानी 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 कह रहे थे उनको अंबेडकर जी का नाम लेना पड़ा। ये किसके लिए बोला जा रहा था? इस सदन में अडानी अडानी कौन कर रहा था? ये कर रहे थे। और इनके एक सहयोगी दल ने साथ नहीं दिया। मैं चुनौती देता हूं, कार्य स्थगन का एक प्रस्ताव दिखाइए जो किसी दूसरे दल ने दिया हो अडानी के मुद्दे पे। नहीं दिया। आखिर में अंबेडकर जी का नाम आप जपने लगे भाई। अरविंद जी, ये जल्दी तो से। आपके ऊपर लागू हो रहा है। अरविंद जी देखिए, उनका कहना है कि पहले घिरे हुए थे अडानी के मुद्दे पर, अंबेडकर के मुद्दे पर अब पूरा एनडीए एक चीज और पूरी मैं सरकार एक घिर लाइन और गई कह है। दूं जो इन्होंने गलत बोला। साहब ये बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन था? राजेंद्र प्रसाद। और फिर उनको अपॉइंट कर दिया नेहरू जी ने। तो गजब गजब तर्क देने लगते हैं। मतलब चेयरमैन की कोई पावर ही नहीं थी। ये देखिए मानसिकता कैसी भरी हुई है कि चेयरमैन ने नहीं अपॉइंट किया ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष उनको नेहरू जी ने कर दिया। सर अबे, थोड़ा अब तो छोटा सा जवाब लेना ही पड़ेगा। सुधांशु जी, हाँ। जो बाबा साहब चुनकर भी आए संविधान सभा में, हमारे जयकर साहब को इस्तीफा दिलाया बॉम्बे की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, क्योंकि वो बंगाल की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जीत कर आए थे जो पाकिस्तान का हिस्सा हो गई। तो उनकी संविधान सभा में आने से लेकर कानून मंत्री बनाने तक कांग्रेस पार्टी का, और वो लिख रहे हैं, वो प्रशंसा कर रहे हैं कि संविधान नहीं आ सकता अगर कांग्रेस पार्टी का डिसिप्लिन और कांग्रेस पार्टी का अध्ययन संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर नहीं होता। ये उनके कथन है जो उन्होंने सदन में कहा। और भारतीय जनता वो कह रहे हैं पार्टी लेकिन बीजेपी जब बनी ही नहीं थी तो बाबा साहब बीजेपी की कल्पना करके थोड़ा ना भाषण दे रहे थे। ये आज जो ज्यादा चिंता हो गया, थोड़ा है, सर। आज उनकी चिंता है, आप हूबहू उस भाषण अच्छा, को पढ़ हूबहू लीजिए, उनकी। आपको लगेगा इसे जैसे कहते हैं संस्थाओं भैया जी पर आक्रमण भावनाओं में होती ज्यादा ही बोल जाते हैं। पता नहीं जाके पास्ट में क्या क्या बोलने लगते हैं। वाजपेयी। वैसे- देखिए कल की घटना पे आते हैं। अवैध दुबे जी ने सरासर झूठ बोला एक बात कि वो रास्ता बंद कर दिया था। देखिए 10 दिनों से अल्टरनेटिव साथ में से रास्ता दिया हुआ सिक्योरिटी वाह, वालों ने। वाह प्लीज साहब। प्लीज, ये शिवराज जी का- सत्यता है, ये सत्यता है। और आप लोगों ने खास तौर से राहुल गांधी के साथ जो जुट था, उन्होंने जाके धक्का मुक्की की और धक्का मुक्की के फलस्वरूप एक 70 साल के सांसद, बुजुर्ग गलत, सांसद, बिल्कुल गलत बात। उसके खून निकल आए, झूठ लहूलुहान हो गए। बिल्कुल भी। दूसरा आदमी अनकॉन्शियस हो गया, आईसीयू में एडमिट हुआ। किसकी बात कर रहे हो? संसद की मर्यादाओं को ताड़तोड़ करने वाले लोग, संविधान को चीरहरण करने वाले लोग किस नतीजे पे पहुंच रहे हैं? पार्लियामेंट ये चलने नहीं देते हैं। मुद्दों की इनके पास कमी है। जब इनके सोरस का मामला आया तो ये छटपटा चुके एक तरीके से, और उन्होंने कहा कि कैसे संसद को रोकना है। लहूलुहान करेंगे, एफआईआर हो गई है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर कंप्लेंट तो कांग्रेस वालों ने भी दी है, पुलिस उसकी एफआईआर करेगी। अंजना कोई जी। एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई। अंजना जी। धक्का मुक्की की FIR कंप्लेंट तो दी है, लेकिन- देखिए धारा देखिए इसमें कौन सी लगी है। वो कह रहे खड़गे साहब को गिरा दिया। कहाँ गिरा दिया? खड़गे साहब को कहाँ चोट लगी? अच्छा, कैसे गिरा दिया? तो दो ना देखिए, फुटेज, देखिए, सीसीटीवी एक फुटेज सेकंड, जारी एक करो ना, सेकंड, देखिए, सारे एक किसी का बयान सेकंड, देखिए। एफआईआर आप- रजिस्टर्ड हुई है 117, 125, 131 और 351 दफा जो नया कानून आया है। इसमें अरे क्या होता है पुलिस आपकी, कि किसी के वकील ऊपर आपके, हत्या का प्रयास दलील करना, आपकी, वॉलेंटली कितनी कॉजिंग हार्म मनमर्जी करना, करोगे? सुनना अब सुनिए पड़ेगा। आशुतोष जी, सुनना आशुतोष, पड़ेगा, अंजना जी, सुनना एक पड़ेगा। सेकंड, ठीक है, ठीक। एक सेकंड। अच्छा वो पूरा हो गया। मैं नहीं, हम इसीलिए हम मैं- मेरे बात को सुनिए। देखिए ऐसा है कि आप संसद को तो छोड़ दीजिए ना, आप लड़िए ना जनता की लड़ाई। कौन मना कर रहा है? आप संसद को चलने क्यों नहीं देते? इस बात का जवाब आपके पास नहीं है। 14 दिन से देश के प्रजातंत्र और संसद को लहूलुहान करके रखा है। सारंगी जी का बयान सुनिए। उन्होंने कहा कोई सांसद मुझ पर गिरा और मैं गिर गया, उसके बाद मुझे चोट लगी। लेकिन बाद में एक स्क्रिप्ट, मैं तो चुनौती देता हूं, कोने कोने में लगे ना वीडियो फुटेज लाइए ना। उस दिन कहा था कि 50,000 रुपए संसद में रख दिए, आपने आज तक उसके फुटेज जारी नहीं की। आपके मन में अपराध है, आप प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं। अडानी के मामले पर इतने भयाक्रांत थे, आपकी सदन में चर्चा नहीं कराना चाहते थे, उस पर पर्दा ठीक है, डालने के लिए चलिए आपने अब आप बाबा साहब का आशुतोष जी अपमान माइक किया। उठाइए। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है आशुतोष जी जब संसद नहीं चलती है। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है जब अडानी के मुद्दे पर बहस नहीं होती है। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है जब सांसदों को अंदर जाने नहीं दिया जाता है, कुछ सांसद घायल हो जाते हैं। कब कब प्रजातंत्र घायल हो रही है और कैसे हम माने कि प्रजातंत्र को बचाया जा सकता है? कौन कल मतलब दोषी कौन है, कौन पक्ष है जो दरअसल साजिश रच रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल है आम आदमी का।
ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अंबेडकर के मसले पर चर्चा ना हो। बेसिक सवाल इसी बात को लेकर। अभी वाजपेयी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन वाजपेयी जी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो अमित शाह ने जो संसद के अंदर बोला था वो आपको आपत्तिजनक लगता है या आपत्तिजनक नहीं लगता है। अगर आप इसका जवाब दे देते तो बात यहीं पर खत्म हो जाती। हकीकत क्या है? हकीकत इस बात को लेकर यह है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के मसले पर चर्चा करेगी तब तब भारतीय जनता पार्टी फंसेगी, क्योंकि बार बार अतीत उनको अपनी तरफ खींचेगा कि किस तरीके से जो संविधान बन रहा था, संविधान जब बना, अडॉप्ट किया गया, तो किस तरीके से आरएसएस ने उस संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया, यहां तक कहा कि भारत की आत्मा नहीं है, मनुस्मृति की बात की। और तो और बाबा साहब अंबेडकर को लेके जब हिंदू कोड बिल आया तो बाबा साहब अंबेडकर के पुतले किसने जलाए सबको मालूम है। आरएसएस के लोग उसमें थे या नहीं थे? उनकी शव यात्रा, मॉक शव यात्रा किसने निकाली थी या नहीं थी? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अनकंफर्टेबल करते हैं। और मुझे इस पे मेरा साफ तौर मानना कि जिस टोन में अमित शाह ने बातचीत की थी वो देश के बड़े नेता हैं, इतिहास में हमेशा उनका नाम दर्ज रहेगा। और अगर वो कह लें कि मुझसे गलती हो गई तो उसमें कोई उनकी हानि नहीं होगी। ठीक है सुधांशु जी, अब इस पर आपको जवाब देना होगा, उनकी प्रतिक्रिया मैं बाद में लूंगी, दोनों को दिखाएं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा जो पहली क्रमवार जवाब देता हूं। आशुतोष जी ने जो कहा यही तो सवाल मैंने किया। संसद में जितने विपक्ष नेता बैठे थे, अभी जाके देख लीजिए अमित शाह जी के वीडियो की क्लिप, कोई चू बोलता नजर नहीं आ रहा है। नहीं, उसके बाद सुनिए, सिर्फ 12 सेकंड नहीं 600 सेकंड की, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, किसी ने कोई नारेबाजी नहीं की, किसी ने कोई वॉकआउट नहीं किया। यह दर्शाता है कि बाहर आके राजनीति हुई। और मैं फिर विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जबकि ये तो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन बन के खत्म हो गया? 26 नवंबर 1949। और आरएसएस पे प्रतिबंध कब लगा हुआ था? 48 और 49 में। आरएसएस ने आके प्रदर्शन कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जो कहना चाहते हैं, अब मैं बता रहा हूं सर, आपने अपने टर्न पे बोलिए। अब मैं बताना चाहता हूं हमने क्या किया। बाबा साहब अंबेडकर को तो इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, अलग बात है। जिसने बाबा साहब को चुनाव हरवाया और बाबा साहब के अनुसार धांधली से हरवाया, उस नारायण कारजोरकर को 1970 में पद्म भूषण दिया, बाबा साहब को पद्म अवार्ड नहीं दिया। इसीलिए जब ये कहते हैं हकीकत उभर के आएगी, तो मैं बताता हूं हमने क्या किया। बाबा साहब की जन्मभूमि को इन्होंने स्मारक नहीं बनाया। वो 1990 में जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई, सुंदरलाल पटवा जी की सरकार, तो उनके जन्म स्थान महू को स्मारक बनाया गया। अब नागपुर की जो चैत्य भूमि थी, दीक्षा भूमि, उसको स्मारक कब बनाया गया? जब 1996 में हमारी और शिवसेना की गठबंधन सरकार आई। अलीपुर रोड का बंगला, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब 2003 में उसका अधिग्रहण हुआ। जब मोदी जी की सरकार आई तो मुंबई नहीं, लंदन में जाकर जहां पर उन्होंने शिक्षा ली थी, उस मकान को भी लेकर हमने उसको स्मारक बनाया, पंच तीर्थ बनाए। अरे अम्बेडकर सेंटर हमने बनाया। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, जब जब बात उठेगी तो बहुत, और इनके साथियों ने बोला, सुनिए, अरे सुनिए, मैं डेट के साथ कोट कर रहा हूं। 5 सितंबर 2016 को आजम खान ने हज हाउस के उद्घाटन के समय बाबा साहब अंबेडकर के लिए भूमाफिया शब्द का प्रयोग किया। समाजवादी पार्टी के नेता और चू नहीं बोले इनमें से कोई। सुधांशु जी, डेट के साथ कोट कर रहा हूं और सुधांशु जी, जल्दी से क्या गोलवलकर ने ये नहीं कहा था कि संविधान में भारत की आत्मा नहीं है? कहा था या नहीं कहा था? कहा था। मैं आपसे सोर्स कोट करिए, सोर्स कोट करिए। मैं आपको हाँ या ना मैं, अरे मैं सोर्स कोट करिए, अब मैं बताता हूं। अब सुनिए, अब इतिहास की बात आप सुनो। सरेआम माफ करिएगा, मैं कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन सुधांशु जी आप सरेआम गलत बयानी कर रहे हैं। गोलवलकर ने स्पष्ट तौर पे कहा। अब सुनिए, अब 1 मिनट मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने अगर इनकी बात मानो, अब सुनिए पूरी बात, परेशान होने की जरूरत नहीं। माइक के बिना नहीं होगा, माइक के बिना नहीं होगा। मैं जवाब दे रहा हूं भाई, अरे मोबाइल देखने की मुझे जरूरत नहीं है। आप सुनिए, अगर ये कह रहे हैं तो देखिए, 6 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इस तिरंगे झंडे को सर नहीं झुकाऊंगा। संपूर्ण गांधी वांग में खंड नवासी। बोलो भाई, गांधी सही बोल रहे थे गलत बोल रहे थे? बोलो। अब एक नहीं। और सुनिए, और अंबेडकर का बताता हूं, सुनिए, अब सुनिए। 16 जनवरी 1952 को एडना माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू लखनऊ से। और भदौरिया साहब पूरा करने दीजिए। आपने बोल दिया, मुझे बोलने का मौका है। और सुनिए भाई, परेशान ना होइए, परेशान ना होइए। अरे भाई, अरे भाई, मैं तो बगैर उसके कोट कर रहा हूँ। जल्दी से, क्योंकि मुझे भदौरिया साहब के पास जाना है। एक मिनट। MS गोलवलकर, बंच ऑफ थॉट, साहित्य सिंधु, बेंगलोर, 1996, पेज नंबर 238। माफी मांगेंगे आप? माफी मांगेंगे आप? अब मैं बताऊं, माफी मांगेंगे आप? अरे भाई बताओ, मैंने तो राष्ट्रीय टीवी पे आप माफी, आपने मुझे गलत साबित करने की कोशिश की। अरे भाई आप सुनिए। नहीं, आप माफी मांगेंगे? अरे सुनिए, आप बोलेंगे आपसे गलत हुआ? नहीं, क्या आप कहेंगे आप गलत हुआ?
ये सारी बहस सुधींद्र भदौरिया साहब, अब आशुतोष जी रुक जाइए, अब आप रुकिए, रुकिए सर,